नाज़रीन, फ़लस्तीनी मज़ामती तहरीक की तरफ से 70 मेगा ऑपरेशंस करने की खबरें इस वक्त आ रही हैं और कई एक्सेस पर बड़े लेवल के ऊपर लड़ाई जारी है और स्पेशल इसराइली फोर्सेस को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह घात लगाकर ताज़ा तरीन हमले किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि कई फ़लस्तीनी तंजीमें हमास के साथ मैदान अमल में आ चुकी हैं, यानी गज़ा के अंदर अब सिर्फ हमास नहीं है बल्कि बाकी जो फ़लस्तीनी तंजीमें थी वो भी मैदान में आ चुकी हैं और इसराइल पर उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। इसी तरह नाज़रीन, लेबनान से बड़े हमलों की तफसीलात आ रही हैं। कई एक जो उनके हसास एरियाज़ है उसको निशाना बनाया गया है। एक तरफ इसराइल की जानिब से धमकी दी गई है कि बैरूत क्या, दमिश्क क्या, बगदाद क्या, वहाँ पर हम अटैक करने जा रहे हैं। तो उसके जवाब में लेबनान ने ये बड़े हमले इस वक्त इसराइल पर किए हैं। तो ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं आज बरोज़ हफ्ता वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो बड़ी खबर सामने आई है, गैर मामूली खबर सामने आई है। रिपोर्ट ये किया गया है कि 70 मेगा ऑपरेशन किए गए हैं। सिर्फ जो अल शिफा हॉस्पिटल है, अल शिफा हॉस्पिटल में बहुत ही ब्रूटल एक लड़ाई जारी है जिसकी खबरें जो है ना वो वक्तन फवक्तन आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम तक नहीं पहुंच पा रही। उसी तरह ये एक बड़ी खबर है जो इस वक्त पहुंची है कि सिर्फ अल शिफा में हमास ने 70 मेगा ऑपरेशंस किए हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हलाकतें वहाँ पर इसराइली फ़ौज की हुई हैं। पहले मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। ये दरअसल एक रिपोर्ट शाया की गई है, यानी ये आप देखें कि न्यूयॉर्क टाइम ने इस रिपोर्ट को शाया किया है, इधर उधर की बात नहीं है। और इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी फॉर वॉर की ये रिपोर्ट है जिसको न्यूयॉर्क टाइम ने पब्लिश किया है। वो लिख रहे हैं जी 70 ऑपरेशंस बाय हमास एंड फैक्शंस ऑन इसराइली फोर्सेस इन शिफा इन पास्ट डेज। 70 एक तो उन पर हमले किए गए हैं, ये बड़े ऑपरेशंस हुए हैं। और जो बड़ी बात उसने बताई है कि जनाब फैक्शंस एंड अदर फैक्शंस, यानी जो दूसरी तंजीमें हैं हमास के साथ, जिस तरह के इस्लामिक जिहाद है, बाकी तंजीमें हैं। और ये वही चीज़ हुई है, मतलब जो रूस में जो ये मीटिंग इनकी रूस में करवाई गई थी उसके नताज आप देखने को मिल रहे हैं। ये सारी उसी की आउटकम है ना, वगरना आप इनकी तारीख उठाकर देखें, ये एक दूसरे को बैठ रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ इस्लाम लेने के लिए तैयार नहीं थे, इतने इनके आपस में इख्तलाफात थे। अब वेस्ट बैंक में देखें, वेस्ट बैंक में फतह है जिसके महमूद अब्बास सदर हैं, वहाँ पर हमास नहीं, हमास को वहाँ से निकाल दिया गया। तो गज़ा में है हमास और यहाँ पर कोई दूसरी तंजीम नहीं है। तो इस कदर इनके आपस में इख्तलाफात थे। तो आप देखें हमास निकली वेस्ट बैंक से, तो वेस्ट बैंक के अंदर उन्होंने अपनी बस्तियाँ कायम कर ली और हमास ने गज़ा में अपनी इनको ज्यूज़ को बस्तियाँ कायम नहीं करने दी। ठीक है, ये जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था उसी की तो मुखालफत हुई थी और उसी के बाद ये हमास बनी थी। तो बात यह है कि अंदर के इख्तलाफात इतने ज़्यादा थे कि उसने जो आज़ादी की कॉज है, जो एक बड़ी कॉज है, उसको नुकसान पहुंचाया। तो आज जिस तरह से याह्या सिंवार जैसी, इस्माइल हानिया जैसी लीडरशिप इमर्ज करके आई है और उसमें रशिया इन्वॉल्व हुआ है, तो ये जो एक सबसे बड़ी एक चीज़ होती है ना, डिवाइड एंड रूल, इस गेम को उन्होंने समझा है कि उन्होंने सब ने इत्तेहाद किया। और एक होता है मीटिंग करना, खाली वो खाली मीटिंग नहीं हुई, उसके नतायज आज हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो कंधे से कंधा मिलाकर जो बाकी तंजीमें हैं वो लड़ रही हैं। तो ये एक बड़े रिपोर्ट वहां सामने है। फिर उन्होंने कहा पैलेस्टीनियन अटैक्स ऑन इसराइली फोर्सेस इन गाजा इंडिकेट ग्रेट इफेक्टिवनेस। ये न्यूयॉर्क टाइम की ने रिपोर्ट ये शाया की है कि ये जिस तरह के ये अटैक्स हुए, जिस तरह के ऑपरेशन हुए हैं, ये हमें बताता है कि देयर इज अ ग्रेट इफेक्टिवनेस, कि इसके ज़बरदस्त जो है वो नताइज, इसके ज़बरदस्त इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बात यह है कि महल्लात में जो बैठे हैं वो बैठे हैं, उनका क्या किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमास क्या कर सकती है, हमास और उसके इत्तेहादी क्या कर सकते हैं? क्या वो पीछे हट रहे हैं या क्या वो सरेंडर कर रहे हैं, क्या वो कमज़ोर पड़ रहे हैं? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो ना ही कमजोर पड़ रहे हैं ना ही पीछे हट रहे हैं, बल्कि वो ऑफेंसिव पोजीशन में हैं, वो पूरी तरह से इन पर अटैक कर रहे हैं। इन्होंने बड़ा जुल्म किया शिफा हॉस्पिटल में जाकर। तो देखें शिफा हॉस्पिटल से रोकने वाला आज इनको कौन है भाई? दुनिया तो बयानात देकर घरों में बैठ गई ना, वो महल्लात से उठकर चौथे दिन बयान दाग देते हैं। तो क्या कर लिया उन्होंने? क्या ऑपरेशन रुकवा लिया शिफा में उन्होंने?
तो इकलौती ताकत जो इस वक्त इसराइल को रोक रही है, जिस हद तक भी रोक रही है, मतलब आप देखें ना कि उन्हीं के कितने बयानात हम आपके सामने रख चुके हैं जिसमें वो हजारों उनके फौजियों का नुकसान हो चुका है, जिस तरह अंदर उनके इख्तलाफात, दुनिया में आइसोलेशन, तो वो सारा ये जो फतह का आगाज है, ये जो सारी फतह की वजह है वो रेजिस्टेंस है जो इस वक्त गजा में हो रही है। तो बात करने का मकसद ये है कि वो पूरी तरह से डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब खून के आखिरी कतरे तक यहां पर लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। सरेंडर विल नेवर बी आवर चॉइस, हथियार डालना कभी हमारी तरजीह और हमारी चॉइस और हमारा रास्ता नहीं होगा, बल्कि हम यहीं पर, आप देखें, आप अंदाजा लगाएं, याहिया सिंवर और बाकी लीडर्स को ये ऑफर की गई बाकायदा कि हम आपको सेफ पैसे देते हैं, आप गजा से निकल जाएं। आपको पता है इसराइल ने ये ऑफर किया है, उन्होंने कहा हमने निकल कर क्या करना है, हम यहीं पर शहीद होंगे। तो यार उनके बीवी बच्चे नहीं है क्या, उनकी फैमिलीज नहीं है क्या, उनको दुनिया प्यारी नहीं है? ठीक है, जो बाहर वालों को प्यारी है उनको तो इतनी प्यारी है कि उन्होंने अभी तक इसराइल का तेल बंद नहीं किया, इसराइल के लिए एयर स्पेस तक बंद नहीं की, उनको तो इतनी प्यारी है। और तो जो लड़ रहे हैं वो इस हद तक जाकर लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं यहीं पर हमारी कब्रें बनेंगी, हम यहां से नहीं जाने वाले और हम फतह से पहले बैठने वाले नहीं हैं। मतलब ये हमारी मंजिल जो है वो फतह है और फतह से हमें आज दुनिया की कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती। उन्होंने क्या बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर सारी दुनिया की भी फोर्सेस आ जाए ना तो हमसे एक कैदी भी छुड़ा नहीं सकती हैं। ये मज़ामती तहरीक का बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो आप देखिए, ये इसराइल ने पूरी कोशिश की, CIA ने पूरी कोशिश की, बरतानवी इंटेलिजेंस ने पूरी कोशिश की और पता नहीं कौन कौन से इनके इत्तेहादी हैं जिनकी इंटेलिजेंसेस ने पूरा जोर लगाया, और इसराइली मिलिट्री तो अंदर भी है पूरी तरह से, लेकिन एक भी मज़ामती तहरीक का लीडर नहीं पकड़ सके हैं, एक भी लीडर। तो ये कितनी बड़ी शिकस्त है। तो बात करने का मकसद यह है कि आज न्यूयॉर्क टाइम ने एक बहुत बड़ी ये फतह की रिपोर्ट शाया की है और बताया है कि इसराइल को कितना नुकसान हो रहा है, कितनी इबरतनाक शिकस्त इनको वहां पर भुगतना पड़ रही है। तो यही आलम पूरे गजा के अंदर है, हर एक्सेस के ऊपर इसी तरह की रेजिस्टेंस जो है वो मज़ामती तहरीक कर रही है, इसी तरह की फतह वो समेट रही है, इसराइली फौज का भारी नुकसान जो है वो हो रहा है। तो आप शिफा हॉस्पिटल की इस लड़ाई से, ठीक है, देखें, आप अंदाजा लगाएं, अगर बिलफर्ज हमास यहां पर ना होती तो फिर तो उनको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं थी, तो वो तो 10 दिनों के अंदर गजा पर कब्जा कर लेते, जो आज 175 दिनों में भी पॉसिबल नहीं हो सका। तो वो किसकी वजह से नहीं हो सका? उनकी वजह से नहीं हो सका जो महल्लात में बैठकर बयान देते हैं, उनकी वजह से नहीं हो सका। ये उन्होंने पॉसिबल बनाया जो वहां पर लड़ रहे हैं, वगरना ये तो मतलब जो इन्होंने वेस्ट बैंक के साथ किया है, ये कुछ उन्होंने गजा के साथ करना था। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट सिर्फ अल-शिफा की लड़ाई के हवाले से है। अब नाज़रीन, जो बाकी हमले हैं मुख्तलिफ एक्सेस पर ये चूंकि लड़ाई जारी है, तो एक और खबर ये सामने आई है कि स्पेशल फोर्स को जो है वो क्लैश करके मारा गया है। इससे पहले एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इंजीनियरिंग कॉर्प्स जो इनकी एक बहुत ही स्पेशल यूनिट है उसको मारा गया है, लेकिन एक और ये इनकी स्पेशल फोर्सेस के हवाले से खबर आई है कि उनको हलाक किया गया है। इस जरा आप स्टेटमेंट देखिए, आवर फाइटर्स इंगेज्ड इन फ्रिक क्लैशेस विद स्पेशल ज़ायनिस्ट फोर्स इन अल तकद्दुम अल करारा एक्सेस नॉर्थ ऑफ द खान यूनिस। तो इस तरह उनके साथ क्लैशेस हुए स्पेशल फोर्सेस के साथ और फिर उनको मारा गया है। और ये जो अल करारा का नाज़रीन एरिया है नॉर्थ ऑफ खान यूनिस में, इसके हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी लड़ाई जारी है। यानी जैसे जैतून का एरिया था या जैसे हमाद टाउन था या सेंटर में अलजहरा का एरिया था, वैसे ही आज बहुत बड़ी पिछले 24 घंटों के हवाले से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी लड़ाई जो है वो अल करारा के एरिया में जारी है, जहां पर इसराइली फौज पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, आगे एडवांस करने की कोशिश कर रही है और मज़ामती तहरीक जो है वो उनको रेजिस्ट कर रही है। ये अल करारा के एक दो हमले और देखिए, हाई एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वर डेटोनेटेड इन अल करारा एज व्हीकल्स वर पेनिट्रेटिंग, के हाई जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो हमने वहां पर जो है डेटोनेट किए उस वक्त जब जो इसराइली फौज की मिलिट्री व्हीकल्स हैं वो अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। तो वहां पर ये जो हाई एक्सप्लोसिव हैं, देखें वर्डिंग बहुत मैटर करती है, उनके पास वो इंटरनेट तो है नहीं कि लाइव आकर बैठ जाएं, तो उनके बयान में ही हमने उसकी शिद्दत का अंदाजा लगाना होता है कि ये किस लेवल का हमला है। खाली एक्सप्लोसिव डिवाइसेस नहीं लिखा, हाई एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, तो वहां पर यानी कि बहुत बड़े धमाके जो हैं वो हुए हैं। फिर उन्होंने अल करारा में एक और जो हमला किया है,
टारगेटेड इसराइली ट्रूप कैरियर विद एंटी आर्मर शेल्स इन अल करारा। ठीक है, तो एक ट्रूप कैरियर जिसमें 20 से 25 इसराइली फौजी हो सकते हैं उसको निशाना बनाया है। तो देखें, अल करारा को भी हम एक मेन जो वॉर जोन है उसको इस तरह से कह सकते हैं कि यहां पर तमाम तर्ज का असलहा जो है वो हमें इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, यही सबसे भाई लड़ाई क्या होती है, कहीं पर जिस तरह वेस्ट बैंक है उसमें बंदूकों के साथ लड़ा जा रहा है या एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, तो यहां पर जो है वो आरपीजीज भी चल रहे हैं, मशीन गन्स भी चल रही हैं, ट्रूप कैरियर को भी निशाना बनाया जा रहा है, एंटी आर्मर शेल्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हाई एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी इस्तेमाल की जा रही हैं। तो एक बड़ा जो वार जोन है वो इस वक्त अल करारा का एरिया बना हुआ है। इसी तरह अल शिफा से एक नए हमले की इस वक्त तफसीलात आई हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये खबर है, उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में अपने इस ऑपरेशन के बारे में आगाह किया है। वो कह रहे हैं वी किल्ड एंड वाउंडेड एनिमी सोल्जर्स इन विसिनिटी ऑफ अल शिफा आफ्टर बॉम्बिंग देम विद एंटी पर्सोनल शेल्स एंड क्लैशिंग विद देम। इसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने लिखा है, कोई इधर उधर की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वी किल्ड एंड वाउंडेड, हमने उनको मारा और उनको जख्मी किया, यानी कोई शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसराइली फौज को वहां पर भारी नुकसान हुआ है। तो सिर्फ इन हमलों की तफसीलात देखें तो मतलब ये कितनी बड़ी डजन्स ऑफ और 100 के करीब ये फौजी हो सकते हैं जिनको यहां पर नुकसान पहुंचा है। यार आप मुझे एक बात बताएं, अगर इसराइली फौज का नुकसान 200-400 में है तो फिर उनको नई फौज भर्ती करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? वो क्यों यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इधर उधर जा रहे हैं? वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के साथ उनका फड्डा चल रहा है। वो कह रहे हैं वो चूंकि फौज में भर्ती नहीं होते, अब वो कह रहे हैं कि उनको भी फौज में भर्ती करें, दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम। तो अगर आप फातेह हैं, ठीक है, और अगर आप मुकम्मल कब्जा करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको मजीद फौज की क्यों जरूरत पेश आ रही है और आपके लिए डिफिकल्ट टाइम किस लिए है? ठीक है, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इनका बहुत भारी नुकसान हुआ है, इनकी हजारों की तादाद में इसराइली फौज जख्मी हुई है और उनके लिए जो है ना यानी वो दोबारा से नहीं आ सकते, जंग दोबारा से मैदान में नहीं आ सकते और हज़ारों की तादाद में इनकी जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इनकी हलाकतें हुई हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत सारे सबूतों के साथ हम ऑन रिकॉर्ड आपके सामने रख भी चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अल शिफा में जो दूसरा बड़ा हमला हुआ है वो बता रहे हैं कि टारगेटेड 2 मरकेवा टैंक्स विद 2 यासीन शेल्स इन विसिनिटी ऑफ शिफा। बस 2 ही शेल काफ़ी हैं $3 मिलियन के टैंक को तबाह करने के लिए, यानी एक शेल एक टैंक के लिए। तो 2 शेल जो $500 के होंगे या $1000 के होंगे मैक्सिमम, उससे क्या तबाह किया है? $3 मिलियन का एक टैंक। तो अगर हम टोटल देखें जो रिपोर्ट सामने आती हैं, अगर हम उनको कंपाइल करें तो पता चलता है कोई 1000 के करीब या 1000 से ज्यादा जो टैंक्स हैं इसराइल के वो इस जंग में तबाह हो चुके हैं। और सैटेलाइट इमेजेस हम दिखा भी चुके हैं और आपको बता भी चुके हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इसराइली फौज के टैंक्स वहां पर तबाह हुए हैं और इसीलिए उन्होंने पुराने जो टैंक्स हैं वो वहां पर लाना शुरू कर दिए कि भाई तबाह तो होना ही है, चलो पुराना तो हो। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो बाकी हमले हैं उसमें वो बता रहे हैं कि हमने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में बमबारी की है इन कॉपरेशन विद ग्रुप्स ऑफ मार्टायर उमर अल कासिम। We bombed Alumim in Gaza Strip with 107 टाइप मिसाइल्स बैराज। 107 ये 107 तादाद नहीं है, ये मिसाइल टाइप है 107। इसके साथ अलूमम जो है जहां पर इसराइली फौज मौजूद थी वहां पर बमबारी की है और 2 जो ब्रिगेड्स हैं उन्होंने मिलकर ये एक बड़ा हमला किया है। तो यहां पर भी इसराइली फौज की बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। डायरेक्ट जहां कर वहां पर ये गाइडेड प्रोजेक्टाइल्स टकराए हैं और बैराज था, यानी बड़ी तादाद में ये थे। तो आप ये गिनते जाइए कि इसराइली फौज की वहां पर कितनी हलाकतें हो रही हैं। फिर इसी तरह की लड़ाई अल अकद के एरिया में देखने को मिल रही है। अल अकद के एरिया में वो बता रहे हैं आवर फाइटर्स टारगेटेड इसराइली मिलिट्री व्हीकल्स विद आरपीजी शेल्स इन द अल अकद एरिया। इसके अलावा सेंटर गाजा से एक हमले की तफसीलात आई हैं कि वी बॉम्ब्ड एन एनिमी आर्टिलरी पोजीशन एंड सोल्जर्स ईस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नेट विद बैराज ऑफ हैवी कैलिबर मोर्टार शेल्स। तो इसमें जो आर्टिलरी है इसराइली फौज की जो जिसको मौजूदा जदीद तोप भी आप कह सकते हैं, वो आर्टिलरी की जो पोजीशंस हैं भाई वो हसास तरीन एक आपकी जगह होती है जहां पे आपकी आर्टिलरी जो है वो डिप्लॉयड है, जहां से आप गोलाबारी कर रहे हैं। तो उस पोजीशन को जाकर उन्होंने प्रिसाइजली जाकर हिट किया है। तो यहां पर उनके असलहा का भी नुकसान हुआ होगा और इनके फौजियों का भी। और ये बैराज ऑफ हैवी कैलिबर मोर्टार शेल्स है। अच्छा, इसमें भी फर्क होता है कि आपने वो मोर्टार का गोला कौन सा इस्तेमाल किया। एक रेगुलर होता है,
ایک جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ایک ہیوی کیلیبر والا ہوتا ہے، یعنی وہ زیادہ جو ہے نا ایکسپلوسیو والا اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ناظرین وہ بتا رہے ہیں قاسم بریگیڈ اناؤنسز دا ڈسٹرکشن آف اسرائیلی مرکبہ 4 ٹینک ود شہواز ڈیوائس ایٹ العمل، تو العمل کے علاقے میں بھی ایک اور ٹینک کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں our fighters were able to target group of occupation soldiers barricaded inside a house with anti-fortified TB shell in vicinity of نصیر ہاسپٹل۔ تو اب ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ نصیر ہاسپٹل کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر ایک گھر کے اندر ان کی فوج موجود تھی جس کو پریسائزلی جا کر اینٹی فورٹیفائڈ جو میزائل ہیں، اینٹی فورٹیفائڈ جو شیل ہے اس کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے اور اسی گھر کے اندر ان کی قبریں جو ہے وہ بن گئی ہیں۔ تو یہ ناظرین غزہ کے حملے ہیں تمام ایکسس کے اوپر، سینٹر سے نارتھ، نارتھ سے ساؤتھ، وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کی لڑائی جاری ہے۔ بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بھئی حماس اور اس کے اتحادی کھڑے ہیں، یہ سرنڈر کر رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں یا کمزور پڑ رہے ہیں۔ محلات والوں کو چھوڑ دیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جنہوں نے کرنا ہے یمن جیسا فاقہ زدہ ملک بھی آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ہاں ایک بات میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیلی اس پر بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے عوام کا ریاکشن آ رہا ہے یہ بہت غیر معمولی ہے، اور آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے عوامی سطح کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر آنا شروع ہوگا آنے والے دنوں کے اندر۔ اچھا پھر ناظرین لیبنن سے جو تازہ ترین خبریں آئی ہیں وہ بھی جلدی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور لیبنن کا محاذ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کس حد تک انٹینسٹی وہاں پر ہے، کس حد تک حزب اللہ حملے کر رہی ہے، اور اسرائیلی فوج وہاں پر سٹرائکس کر کے گاؤں پر، سویلینز علاقوں پر اور وہاں پر شہادتیں کر رہی ہے۔ لیکن اب اسرائیل نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ بیروت میں بھی حملہ کر رہے ہیں، وہ دمشق میں بھی کر رہے ہیں، وہ بغداد میں بھی کر رہے ہیں، یعنی 3 ملکوں کے خلاف وہ بیک وقت حملہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے معاملہ اور بھی گڑبڑ ہو گیا ہے۔ اچھا تو اس کے جواب میں حزب اللہ نے کافی بڑے حملے کیے ہیں، یہ تو ادھر سے دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ وہاں سے حملے ان کے مسلسل جاری ہیں، یہ جو مرضی کہتے ہیں، لیکن ان کا اس طرح سے کہنا کہ بغداد پر بھی حملہ کر رہے ہیں جی، دمشق پر بھی کر رہے ہیں، بیروت پر بھی کر رہے ہیں، تو یہ آج عربوں کی جو ہے نا ڈگنیٹی ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ ایک اتنا سا ملک جو قابض ہے آپ کی زمین کے اوپر 80 لاکھ آبادی والا، وہ آپ کے جو پریسٹیجیس ترین مطلب سمجھے جاتے ہیں، دمشق کیا اس کی تاریخ ہے، بغداد کیا اس کی تاریخ ہے، بیروت اس کی کیا تاریخ ہے، تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر جا کر بمباری کرنے لگے ہیں، یہاں پر جا کر ایک ایک کو نشانہ بنائیں گے، تو یہ آج عربوں کی ڈگنیٹی کا سوال ہے۔ ایک بات ناظرین ذہن میں رکھیں، اگر یہ آج سٹینڈ نہیں نہ لیں گے، یہ عراق اور شام تو بیروت تو لے ہی رہے نا، میں اوورال بات کروں، دیکھیں یہ irrelevant ہو جائیں گے ہسٹری کے اندر، یہ اس دنیا کے اندر irrelevant ہو جائیں گے۔ اور بھائی دنیا آپ کو کس بات کے اوپر آپ کی مانے گی، یا آپ کو کریڈیبل سمجھے گی، یا آپ کی ورتھ کو آپ کو سمجھا جائے گا کہ یہ سارا کچھ آپ کے دروازے پر ہوتا رہا، کون سا ملک کرتا رہا جس سے دنیا نے بائیکاٹ کر لیا اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکے، تو یہ ہسٹری میں اس دنیا میں irrelevant ہو جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اس کے بہت خطرناک نتائج جو ہیں وہ آنے والے وقت میں آئیں گے اور دیکھنے پڑیں گے۔ تو ناظرین جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے سائرن ساؤنڈ ان سیٹلمنٹ آف اویرم اینڈ فسوتا ان اپر گلیلی ڈیو ٹو لانچنگ آف راکٹس، تو راکٹس کا حملہ ہوا ہے 2 بڑی سیٹلمنٹ اور 2 بڑے شہروں کے اوپر۔ پھر اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے ایک بڑا حملہ اسرائیل کی فوجی گاڑیوں کے اوپر ہوا ہے، یہ اب غزہ کی یا ویسٹ بینک کی بات نہیں ہو رہی، یہ لیبنن کی بات ہو رہی ہے جس میں اپنی ٹیریٹری کے اندر بیٹھ کر حزب اللہ اسرائیلی ٹیریٹری کے اندر گاڑیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ وی ٹارگیٹڈ موومنٹس آف انیمی وہیکلز ان سائڈ دا ملکیہ سائٹ۔ اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں آور فائٹرز ٹارگیٹڈ اسرائیلی انفینٹری فورس ان حدب یارون ود آرٹلری شیلز کازنگ کنفرمڈ کیجوالٹیز۔ تو لیبنن بارڈر سے لے کر غزہ سے لے کر ویسٹ بینک ایک ایک جگہ پر اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، تو صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوج کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے، ان کی شکست کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے ڈسپائٹ ایوری تھنگ Nasrullah is still the one who leads strategically and our residents have not returned to their towns in the north۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو مرضی بڑھ کے مار لو، اپنی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ تم جو مرضی کہتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، حقیقت یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے سربراہ ہیں وہ تمام معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں،
وہ پورے اس وار کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لوگ مہاجر بنے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں نہیں جا سکے. دس از دا ریالٹی. تم جو مرضی کر رہے ہو ڈسپائٹ ایوری تھنگ، تو جو مرضی بڑھ کے مارتے رہو. اس کے علاوہ ایک اور سٹیٹمنٹ ذرا ان کی دیکھیے. اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے حزب اللہ ایویکویٹڈ دا نارتھ and achieved a strategic achievement with a small effort and at reasonable price. اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی فتح حزب اللہ نے حاصل کی ہے اور اسرائیل کا اتنا نقصان کیا ہے، یہ ان کی لٹل ایفرٹ ہے. ابھی مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی 70% زور لگا، لٹل ایفرٹ یعنی 5% یا 10% زور لگا کے 5% یا 10% قیمت چکا کے انہوں نے اتنا بڑا ہمارا نقصان کر دیا ہے. تو ابھی جب وہ 100% زور لگائیں گے تو پھر اسرائیل کا کیا حشر ہوگا. تو اس طرح یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹس شیئر کر رہا ہے اور اپنی زبانی بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت کیا ہو چکی ہے اور آگے کیا ہونے جا رہی ہے. تو میں صرف آخر میں یہی بات کروں گا کہ دیکھیں، دیکھنا یہ ہے کہ فلسطین اور اس کے اتحادی کیا لڑ رہے ہیں یا سرنڈر کر رہے ہیں یا کمزور پڑ رہے ہیں. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، بھائی حماس ہے، حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. حزب اللہ ہے، حزب اللہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. شام ہے، شام کو ختم نہیں کیا جا سکتا. عراق ہے، عراق کو ختم، یمن، ایران، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے آج بالفرض غزہ پر قبضہ ہو بھی جائے تو کیا یہ کم سے کم جو 7 ملک اور ان کی درجنوں تنظیمیں ہیں جو کسی نیشنل آرمی کے برابر ہیں، وہ کیا آسمانوں پہ پرواز کر جائیں گی یا پتال میں چلی جائیں گی؟ وہ کس طرح سے اسرائیل کو رہنے دیں گی؟ میں آپ کو مطلب کئی ہزاروں مثالیں دے چکا ہوں کہ ایکسپرٹس کی رائے دنیا بھر سے ہی بتا چکا کہ اسرائیل یہ جنگ الٹیمیٹلی ہار رہا ہے، وہ اپنی قبر خود کھود رہا ہے. لیکن ہم ایکسٹریم کے اوپر جا کر یہ بھی سپوز کر لیں کہ غزہ پر جناب قبضہ کر لے گا اسرائیل، یہ سپوز بھی کر لیں ایکسٹریم کے اوپر جا کر، تو بھی یہ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ تنظیمیں، یہ ملک کہاں پر جائیں گے؟ یہ تو پیچھا نہیں چھوڑنے والے اسرائیل کا. تو یہاں پر اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، یہ اصل بات ہے. تو یہ دیکھیں 100 سالہ تنازع ہے، تو 100 سالہ تنازع دنوں میں ختم نہیں ہوتا، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو یہ بہرحال عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.